गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों। पिछले पार्ट में हमने कक्षा 8 का जो अध्याय है मृदा खनिज पदार्थ जो अध्याय 3 था उसके अंतर्गत हमने जल की स्थिति के बारे में जाना था कि जल किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में उपलब्ध है। और आज हम इसी टॉपिक में इस जल के जो उपयोग है, जल की महत्वता, जल के न होने के कारण आई समस्याएं, इनके बारे में आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो हमने देखा था कि अत्यधिक मात्रा में जो जल है वह हमारी पृथ्वी पर मौजूद है और जो पीने योग्य जल है वह अत्यंत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय, जिसमें लवण यानी नमक, खारापन नहीं होता है, वही जल मानव उपयोगी होता है और सबसे अधिक मूल्यवान भी यही है। जीवों के लिए, पादपों के लिए अलवणीय जल ही उपयुक्त होता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। इसकी जो प्रचुरता है इसमें विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण होता है वर्षण के द्वारा और वाह की प्रक्रिया यानी बहाव, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील होता रहता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र। ये जो जल चक्र है, जल चक्र कहलाता है। और जल चक्र जो है हमेशा रुकता नहीं है, वो चलता रहता है हमेशा। जल चक्र, जल चक्र की जो स्थिति होती है वो हम जानते हैं किस प्रकार से महासागरों और अन्य जल स्रोतों में जो जल उपलब्ध होता है वो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तेज ऊष्मा के कारण वाष्पीकरण होता है, उसका वो भाप में बदलता है, फिर वो संघनन की क्रिया, वाष्पीकरण, इस प्रकार से फिर से जब वो वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में गिरता है तब वर्षा होती है और वो जल फिर से बहता हुआ नदियों, झीलों, तालाबों और महासागरों में इकट्ठा हो जाता है और फिर से वही क्रिया वापस होती है सूर्य की ऊष्मा से, फिर से वह भाप बनता है और वर्षा के रूप में वापस भूमि पर आ जाता है। तो ये एक प्रकार से जल चक्र कहलाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। पीने के लिए, धुलाई के लिए एवं अन्य उत्पादनों में, उद्योगों में बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या है? जल स्रोत क्यों सूख रहे हैं? जल का प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो इसके कुछ कारक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक जो माना जाता है वह है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है भोजन और तीसरा है नकदी फसलों की बढ़ती हुई मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, जिसमें जल बहुत सारी मात्रा में फिजूल खर्च किया जाता है। उसका जल का अपव्यय अत्यधिक मात्रा में होता है। जल की जो कुछ समस्याएं हैं, जल उपलब्धता की कुछ समस्याएं, क्या आप जानते हैं? क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है? जल बाज़ार, पानी भी अब बिकने लग चुका है। सौराष्ट्र प्रदेश में
1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। वहाँ पर जल खरीदा जाता है। जल की अब हमें पढ़ना है जल की उपलब्ध समस्याएं। जल विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। यह वैश्विक संकट है, जहाँ ऐसे देश है जहाँ बिल्कुल पीने योग्य जल ही मौजूद नहीं है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे ऐसे देश हैं जलवायु प्रदेशों में स्थित है। ये जो देश है ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल का अभाव यानी जल के अभाव की समस्या अधिक बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। कारण या तो जल की कमी बारिश न होने के कारण, कम होने के कारण, जल का अति दोहन हो रहा होगा उसके कारण, या फिर जो है वहाँ स्थित जल स्रोत है उनमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, इसके कारण जल की कमी होती जा रही है। अगला टॉपिक जल संसाधनों का संरक्षण। किस प्रकार से जल संसाधनों का संरक्षण किया जाता है? जल है उसके जो संसाधन हैं उनको कैसे बचाना है? आज विश्व के शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। विश्व के शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना बहुत बड़ी समस्या है। यह क्षीण होते हैं। संसाधन के संरक्षण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। ये जो खत्म होते जा रहे हैं, जो समाप्त होते जाने वाले संसाधन हैं, उनका संरक्षण हमें जरूर करना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है? नवीकरणीय। इसे हम असमाप्य भी बोल सकते हैं। असमाप्य क्योंकि जल चक्र चलता है और जल कभी कम होता है तो पुनः वर्षा के दौरान जब मौसम आता है वर्षा का, तब ये फिर से जल की आपूर्ति हो जाती है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और मौसम वर्षा का होता नहीं है। तो ये क्यों होता है? अत्यधिक दोहन के कारण, अपव्ययता के कारण। तो जल वैसे तो एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे हम वापस नया, यानी कि ये प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है हमारे लिए कि फिर से जो है नया हो जाता है। इसका निर्माण फिर से पुनः हो जाता है। तथापि इसका उपयोग, अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। क्या कर देते हैं? अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जो स्वच्छ जल है, शुद्ध जल है, वह भी ज़्यादा उपयोग करके और उसमें प्रदूषण फैला करके उसको हम उपयोगी नहीं रख पाते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक क्या कहलाते हैं? जल के प्रमुख संदूषक कहलाते हैं। और इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे रसायन जो हम खेतों में छिड़कते हैं
जिनका उपयोग हम कीटनाशकों, रसायनों, उर्वरक के रूप में करते हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और ये मानव और जीव जंतुओं के लिए ही हानिकारक होता है, उनके लिए ही जीवन के लिए संकट उत्पन्न करता है। क्योंकि अधिकांश जो ये जल है, ये जल फिर से मानव जो उपयोग करता है तो उनके शरीर में पहुंच जाता है और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वही स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वाहित मल जो होता है वह भी जो है जलाशयों में मिल जाता है, तो उसके लिए फिल्टर प्लांट लगे होते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसे शोधित करना जरूरी है। वन और वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। वन होते हैं और जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, ये सभी इनका जो आवरण भूमि पर फैला हुआ है, जिसके कारण जब जल का प्रवाह धरातल पर होता है तो उस प्रवाह को वो तेज़ गति न करके उसे मंद कर देते हैं, धीरे कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं और वो जल धीरे धीरे चलता है और वहीं ठहर जाता है, जिससे भूमिगत जल में फिर से वृद्धि हो जाती है। जल को पुनः पूरित करना यानी पूर्ति कर देते हैं फिर से। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है और जल को संग्रह करना, जल को इकट्ठा करना, यह एक अन्य कारण है जल को बचाने का, या फिर हम जो कह सकते हैं उसको भूमिगत जल में वृद्धि करने का। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए जल का उपयोग होता है। ये स्प्रिंकलर के द्वारा फव्वारा सिंचाई हो रही है, तो खेतों में तो ज़रूरी है ही है सिंचाई। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। बहुत सारी नहरें, बहुत सारे बांध ऐसे मौजूद है वर्तमान में जहाँ प्रतिदिन जल रिसाव होता है और अत्यधिक मात्रा में जल जो है बर्बाद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे उसकी कमी होती जा रही है, वो जो है अपव्यय हो रहा है उस जल का। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। व्यर्थ पानी इधर उधर न चला जाए। जिस उपयोग के लिए हम उस नहर में पानी छोड़ रहे हैं तो वो उपयोगी हो, किसी न किसी के वो जल काम में आए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। हमें बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग अत्यधिक मात्रा में सिंचाई के लिए खेतों में करना चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क क्षेत्र प्रदेशों में, जहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, रेगिस्तानी इलाके हो गए, राजस्थान हो गया, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर जो है शुष्क प्रदेश होते हैं और उनमें सिंचाई की ड्रिप अथवा जिसको टपकन विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि के नाम से जाना जाता है, ये बहुत उपयोगी होती हैं। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से जल को बचाए रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इसमें बता रखा है, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का हम संग्रह कर सकते हैं और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। घर की छत पर, यानी कि जब वर्षा होती है तो छत बड़ी होती है, उसके कारण जल जो बहता हुआ नालियों में चला जाता है, गिर जाता है, उस जल का हम उपयोग कर सकते हैं। ये एक वर्तमान में जल संरक्षण विधि है। हम पाइपलाइन के द्वारा उस जल को घर के धरातल नीचे पर हम एक टैंक बना सकते हैं और उसमें उस जल का संरक्षण कर सकते हैं और उसका उपयोग हम अन्य उपयोगों में कर सकते हैं। इसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। इससे हम 8000 लीटर जल बचा सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे
और प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। भिन्न भिन्न भागों से आई हुई थी प्रदर्शनी के लिए। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने फिर कहा, हाँ, यह जूट से बना हुआ है। जूट से बनाया गया था। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत की बाँस की बनी हैं। बाँस से टोकरियाँ बना रखी है, कुर्सियाँ बना रखी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बाँस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। रेशम का स्कार्फ, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। रेशम का कीट चित्र में दिखाई दे रहा है। रेशम कीट यह शहतूत के पेड़ पर होता है और उनकी पत्तियों को खा करके कोकिन और उसके बाद जो हैं रेशम के धागे इसमें से कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें बता रखी है, जूट से बना हुआ बैग, तो जूट की कृषि की जाती है। शहतूत से हमें रेशम प्राप्त हुआ और बाँस बहुत सारी घर की वस्तुओं के लिए उपयोगी है। घर में बहुत सारी वस्तु रहती है जो बाँस से हम बना सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। स्थल, जल और वायु ये मिल करके जैवमंडल का निर्माण करते हैं और जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है, निर्भर रहती है। हाँ, सभी जो जीवित जातियां हैं वो अन्य जीवित जातियों पर निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम पारितंत्र कहते हैं। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं या उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता भी करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं और उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति पादप जगत का बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर एक आशीर्वाद बना हुआ है। अगर वनस्पति न हो तो जीव जंतु और मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा आइबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध जो हैं किडनी खराब होने से मर रहे थे और पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक सारी वनस्पतियां हैं जो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। असंख्य पौधे हैं जो उपयोगी हैं और अनेक सारे ऐसे उपयोग है जो हम और बता भी सकते हैं।
वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। वन्य जीवन में जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीट होते हैं और जलीय जीव होते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे कि मधुमक्खी हमें शहद देती है जो कई वर्षों तक खराब नहीं होता है। शहद ऐसी चीज़ है जो कभी भी कितने ही वर्ष रख लो तुम खराब नहीं होगी। फूलों के परागण में भी मदद करती है। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो हमारी पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ पौधों के लिए एक कारक माना जाता है, यानी कि उनके होने का अगर मधुमक्खी इस दुनिया से नष्ट हो जाए या फिर जो है उनका विलुप्तीकरण हो जाए तो कुछ समय में ही सारा पादप जगत समाप्त हो जाएगा और मनुष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मधुमक्खी एक बहुत ही अच्छा कारक है पादपों में प्रजनन का। तो फूलों के परागण इधर से उधर ले जाने का काम मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मधुमक्खी। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। पर्यावरण को की सफाई करने वाला, स्वच्छता बनाए रखने वाला। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य माने जाते हैं। हर जीव जो ईश्वर ने जीव निर्माण किया है कुछ सोच समझकर ही किया था। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पादप शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी और उनके बाद उनके अपघटक, कीट, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए पारितंत्र को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से इस पार्ट में हम आज इतना ही पढ़ पाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है, प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ कितनी फैली हुई है, उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।